चुके हैं। आज 8वां लेक्चर है और हम बात करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स की। ठीक है, टेरिडोफाइट आज पूरा खत्म करेंगे। टेरिडोफाइट यस, आज पूरा खत्म करने वाले हैं टेरिडोफाइट, पूरा पढ़ेंगे और आएगा क्या क्विज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पूरा टेरिडोफाइट खत्म करते हैं। वनस्पति जगत पढ़ रहे हैं जिसमें हमने वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया था। क्रिप्टोगेमस पढ़ रहे हैं जिसके अंदर थैलोफाइट हम पढ़ चुके हैं, ब्रायोफाइट पढ़ चुके हैं, लगभग 50% टेरिडोफाइट भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट्स जिसमें मैंने बहुत सारी ढेर सारी बातें बताई थी टेरिडोफाइट्स के बारे में। सजावटी पादप हैं, प्रथम स्थलीय पादप हैं, है जी, जिसमें मुख्य पादप शरीर जो था वो बीजाणुद्भिद था। इनका मैंने जीवन चक्र आपको बता दिया था, है ना। मुख्य पादप शरीर जो था वो बीजाणुद्भिद था, जो विभेदित था तने में, मूल में, पर्ण में। याद आ रहा है, पिछले लेक्चर में बताया था। मूल जो होती थी वो अपस्थानिक थी, ये बताया था। बोला था कि बाद में भी आएगा ये, जब पुष्पीय पादपों के आकार की चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर बताऊंगा अपस्थानिक का मतलब। तना जो था वो सीधा खड़ा है ना। मेन क्या था, पर्ण थी। मैंने आपको दो प्रकार की पर्ण बताई थी, एक बताई थी बीजाणु पर्ण और एक बताई थी आपको कायिक पर्ण। कायिक पर्ण किससे संबंधित है, प्रकाश संश्लेषण से। बीजाणु पर्ण पर क्या मिल रही थी, बीजाणु धानियां मिल रही थी जो संबंधित है जनन से। मैंने बोला था टेरिडोफाइट के अंदर जो मुख्य पादप शरीर है वो बीजाणुद्भिद है, जिसमें तना भी है, मूल भी है, पर्ण भी है। ऐसे जिम्नोस्पर्म में भी, ऐसे एंजियोस्पर्म में भी है। लेकिन तीनों में अंतर क्या था, ध्यान से सुनिएगा। टेरिडोफाइट में जो बीजाणु पर्ण थी वो जनन से भी संबंधित है और प्रकाश संश्लेषण से भी संबंधित है। ये यूनिक कैरेक्टर था, यूनिक लक्षण था किसका, टेरिडोफाइट का। याद करिए, बताया था। फिर जिम्नोस्पर्म में ये केवल बीजाणु पर्ण जो थी ये केवल किससे संबंधित थी बेटा, जनन से। और एंजियोस्पर्म में बीजाणु पर्ण बदल जाते किसमें, पुष्प में। याद रखना, ये बताया था। ठीक है, हमने इनका जीवन चक्र पढ़ा था। हमने बोला था बीजाणुद्भिद मुख्य पादप शरीर होता है जिसमें बीजाणुद्भिद पर जो बीजाणु पर्ण जो होती हैं उन पर मिलती है बीजाणु धानी। बीजाणु धानी के अंदर होती है बीजाणु मात्र कोशिका। बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या होता है भैया, अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजाणु बनते हैं, वो बीजाणु गिरते हैं जमीन पर और बनाते हैं युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद का बीजाणुद्भिद से कोई लेना देना नहीं है, कोई परजीविता, कोई संबंध नहीं होते हैं। ये युग्मकोद्भिद जो होता है, अब इस युग्मकोद्भिद पर कहीं ना कहीं स्त्रीधानी और पुंधानी दोनों मिल रही थी, यानी ये द्विलिंगी था। याद करिए, बताया था, है ना। और ये स्त्रीधानी और पुंधानी से क्या निकलते हैं, युग्मक निकलते हैं जो जल में कहीं ना कहीं निषेचन करते हैं और फिर वापस से क्या बना देंगे, बीजाणुद्भिद बना देते हैं। ये हमने देखा था। तो इसका जीवन चक्र मैंने आपको बताया था, एक बार वापस से लिख देता हूं जीवन चक्र ताकि याद रह जाए। मुख्य पादप शरीर कौन, बीजाणुद्भिद। कौन था, मुख्य पादप शरीर था। ठीक है, इस मुख्य पादप शरीर पर क्या मिल रही थी, बीजाणु पर्ण मिल रही थी। बीजाणु पर्ण पर बीजाणु धानी मिल रही थी। ये बीजाणु धानी के अंदर बीजांड मात्र कोशिका थी या बीजाणु मात्र कोशिका थी, बीजाणु मात्र कोशिका थी। और ये बीजाणु मात्र कोशिका जो थी इसके अंदर हुआ था अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या बने थे, बीजाणु बने थे जो कैसे थे, अगुणित थे। ये बीजाणु ने क्या किया था, अंकुरण किया था और अंकुरण करके क्या बनाया था, युग्मकोद्भिद बनाया था। ये युग्मकोद्भिद पर दोनों चीजें मिल रही थी, कौन, स्त्रीधानी भी और पुंधानी भी। पुंधानी से क्या बने थे, नर युग्मक यानी पुमणु या पुमंग भी बोल देते हैं, और अंड बना था, ये मादा युग्मक था। ये दोनों निषेचन करते हैं और निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बना था, युग्मनज बना था। ये युग्मनज वृद्धि करता है, विकास करता है, भ्रूण बनाता है और फाइनली आपका वापस से क्या बन जाता है, बीजाणुद्भिद बन जाता है। ये हमने देखा था जीवन चक्र। ठीक है, अब ये वाला जो जीवन चक्र जो होता है, ध्यान से सुनना, ये वाला जो जीवन चक्र जो था, ऐसा जीवन चक्र ज्यादातर आपके
किस में मिलता है? टेरिडोफाइट में मिलता है। ज्यादातर टेरिडोफाइट में ये वाला जीवन चक्र मिलता है, ज्यादातर में, यानी मैक्सिमम टेरिडोफाइट में ये जीवन चक्र मिलता है, जहां पर ध्यान से सुनना, युग्मकोद्भिद पर दोनों लैंगिक अंग है। ये जो युग्मकोद्भिद है इस पर दोनों लैंगिक अंग है, स्त्रीधानी भी है और पुंधानी भी है। यानी जरा सोचिए, ऐसा युग्मकोद्भिद जिसपे दोनों लैंगिक अंग मिलेंगे वो क्या कहलाएगा? सोचिए, मेरा एक शरीर है ना, मैं मान लो युग्मकोद्भिद हूं, मेरे पर नर लैंगिक अंग भी मिले और मादा लैंगिक अंग भी मिले तो मैं क्या कहलाऊंगा? द्विलिंगी कि एकल लिंगी? सोचो सर, आप क्या कहलाओगे? द्विलिंगी। तो मैंने यहां पर बोला ये द्विलिंगी था, सिंपल। यहां पर बताएं, जो बीजाणु जो गिरे थे, बीजाणु पर्ण थी, बीजाणु पर्ण के अंदर बीजाणु धानी थी जिसमें बीजाणु मात्र कोशिका थी, उसमें क्या निकल रहे थे? बीजाणु निकल रहे थे। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई है। अब ऐसा जीवन चक्र ज्यादातर में मिल रहा है जहां पर युग्मकोद्भिद कैसा है? द्विलिंगी है, सिंपल। अब मैंने बोला था मैं आपको ना दो प्रकार का जीवन चक्र बताऊंगा, एक तो ये बताया मैंने पिछली कक्षा में, यही बताया था। अब मैं आज एक और नया जीवन चक्र दिखाने वाला हूं आपको। 4 ऐसे टेरिडोफाइट हैं, 4 टेरिडोफाइट हैं जिसमें थोड़ा सा अलग प्रकार का क्या मिलेगा आपको? जीवन चक्र मिलेगा। अब कौन से वो 4 हैं, पहले मैं नाम बता देता हूं। टेरिडोफाइट, 4 टेरिडोफाइट है, जरा नाम जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला सिलेजिनेला, सबसे पहला उदाहरण कौन? सिलेजिनेला। ठीक है, दूसरा उदाहरण एजोला। आप बोलेंगे ये कौन है बेटा? ये टेरिडोफाइट के नाम है, याद रखना। ठीक है, दूसरा है साल्विनिया, तीसरा है साल्विनिया और चौथा है मार्सिलिया। कृपया करके इनको हैंड टू हैंड नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके 4 ऐसे उदाहरण हैं किसके? टेरिडोफाइट के, जिनमें थोड़ा सा अलग प्रकार का जीवन चक्र मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा, ज्यादातर में कैसा मिलेगा? ऐसा। इन 4 में थोड़ा सा अलग जीवन चक्र है। अब क्या अलग जीवन चक्र है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, समझ में देखिएगा। पहले मैं बनाता हूं और साथ साथ यहां पर मैं आपको वो जीवन चक्र भी दिखाता हूं। ठीक है, अब देखिएगा। देखिए, मान लो ये स्थल है, कौन है? ये स्थल है। इस स्थल पर ये टेरिडोफाइट है। ठीक है भैया, ये भी एक टेरिडोफाइट है। मान लो ये पेड़ जो है, मान लो ये एजोला है, कौन है ये? मान लो ये कौन है? आपका सिलेजिनेला है। मान लो ये कौन है? सिलेजिनेला। बस मान लो ये सिलेजिनेला है। ठीक है सर। अब इस सिलेजिनेला 2 प्रकार के हैं। ये बीजाणुद्भिद मुख्य पादप शरीर कौन है? सर मुख्य पादप शरीर कौन है? बीजाणुद्भिद। मैंने कहा ये दोनों बीजाणुद्भिद है। सर 2 अलग अलग प्रकार के बीजाणुद्भिद है। यस, कैसे? देखिएगा सर, इस पे ये बीजाणु पर्ण मिल रही है, ध्यान से सुनना, और इस पे भी क्या मिल रही है? बीजाणु पर्ण मिल रही है। कौन? बीजाणु पर्ण, बीजाणु पर्ण। ठीक है, अब इस बीजाणु पर्ण को हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, लघु बीजाणु पर्ण, और इसको मैं बोल रहा हूं गुरु बीजाणु पर्ण। अब जरा सोचिए, दिमाग लगाए, ये है लघु बीजाणु पर्ण, ये है गुरु बीजाणु पर्ण, और जिन पर ये मिल रही है वो कौन है? बीजाणुद्भिद। अब ऐसा बीजाणुद्भिद क्या कहलाएगा? लघु वर्ड जो होता है ये संबंधित होता है, प्रभु याद रखना, किससे? नर से। और गुरु शब्द जो होता है ये संबंधित होता है किससे? मादा से। ठीक है, यानी इनमें, इन 4 उदाहरणों में जो युग्मकोद्भिद हैं वो अलग प्रकार के हैं। यहां पर तो सारे के सारे एक ही बीजाणुद्भिद थे, यहां पर 2 अलग अलग प्रकार के हैं। एक कहला रहा है लघु बीजाणुद्भिद और एक कहला रहा है गुरु बीजाणुद्भिद। क्यों? क्योंकि जिस पर जो पर्ण मिल रही है उसका नाम है लघु बीजाणु पर्ण और इस पर मिल रही है गुरु बीजाणु पर्ण। यानी यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर जो बीजाणुद्भिद जो होता है
वो दो प्रकार का होता है। बात सही है, हम ना हो एक है लघु बीजाणुद भेद। सुनना, ये एकदम से समझ में नहीं आएगा, पहले पूरा कंप्लीट होने दीजिए। फिर गुरु बीजाणुद सच में भेद। ठीक है सर। जो लघु बीजाणुद भेद है, ये वाला बीजाणुद भेद कौन है? मुख्य पादप शरीर। ये कौन है? मुख्य पादप शरीर। ये कौन है? मुख्य पादप शरीर है। ठीक है। अब लघु बीजाणुद भेद है, ये गुरु बीजाणुद भेद है। इस पर जो पर्ण मिल रही है उसका नाम है लघु बीजाणु पर्ण। लघु बीजाणु पर्ण। और इस पर जो मिल रही है उसका नाम है गुरु बीजाणु पर्ण। ठीक है। आकार सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लघु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण। अब फर्क कितना सा है देखिएगा। लघु बीजाणु पर्ण पर मिल रहे हैं, गुरु बीजाणु पर्ण पर मिल रहा है। अब क्या मिल रहा है, क्या होएगा जरा सोचिए। बीजाणु पर्ण पर क्या मिलता है? बीजाणु धानी। अब यहाँ पर जो नाम है बस बीजाणु पर्ण के आगे यहाँ लगा दिया लघु, यहाँ पर बीजाणु पर्ण के आगे लगा दिया गुरु। तो यार ये जो मिलेगा, ये जो मिलेगी संरचना, इसका नाम क्या होगा सर? ये कहलाएगी लघु बीजाणु धानी। कुछ नहीं करना, बस ये जो शब्द है इनके आगे एक लघु हो जाएगा, एक गुरु हो जाएगा। यानी नर और मादा अलग अलग होंगे। कुल मिला के मतलब ये है। यहाँ पर ऐसा कुछ किया हमने बोला एक ही पेड़ पर दोनों चीजें हैं। यहाँ पर हम बोल रहे हैं एक पेड़ पर या तो नर से संबंधित है, ये मादा से संबंधित है। ये क्या कहलाएगा? गुरु बीजाणु धानी। ठीक है जी, यहाँ पर लिख देता हूँ। लघु बीजाणु पर्ण पर क्या मिल रहे हैं? लघु बीजाणु धानी। और इस पर क्या मिल रही है सर? गुरु बीजाणु धानी। ठीक है जी। अब आगे, अब ध्यान से सुनना। अब जरा सोचिए, इन बीजाणु धानियों में क्या मिल रहा था सर? बीजाणु मात्र कोशिका मिल रही थी ना। अब जरा सोचिए, बीजाणु धानी के अंदर बीजाणु मात्र कोशिका है, तो लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या होएगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। यहाँ पर क्या आएंगी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। सिंपल। लघु बीजाणु में क्या होएगा सर? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और यहाँ क्या आएगा सर? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। सिंपल, कुछ नहीं करना। ये जो जीवन चक्र था ना, इसमें बस जीवन चक्र में सारी चीजें एक ही पेड़ पर थी। नर और मादा एक ही पर ही थे। सोचिए, बीजाणु भेद जो था उस पर बीजाणु पर्ण मिल रही थी। क्या लघु और गुरु हमने बोली? क्या नर और मादा अलग थे? नहीं, एक ही थे। बीजाणु धानी एक ही थी। उसमें बीजाणु मात्र कोशिका अलग अलग थी क्या? नहीं, एक ही थी। उससे जो बीजाणु बनेंगे एक ही थे क्या? यस। लेकिन यहाँ पर जरा सोचिए, यहाँ पर अलग अलग है। एक लघु बीजाणु भेद है, एक गुरु बीजाणु भेद है, मुख्य पादप शरीर। जिस पर लघु बीजाणु पर्ण मिल रही है, यहाँ गुरु बीजाणु पर्ण मिल रही है। लघु बीजाणु पर्ण में लघु बीजाणु धानी है, गुरु बीजाणु पर्ण में गुरु बीजाणु धानी है। इनके अंदर जो कोशिकाएं हैं, लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसके अंदर है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब इन कोशिकाओं में क्या होगा जरा सोचिए। इन कोशिका में क्या हुआ था सर? अर्धसूत्री विभाजन। ऐसे इन कोशिका में भी क्या होगा सर? अर्धसूत्री विभाजन होएगा। होगा कि नहीं होएगा? यस सर। लो जी, अर्धसूत्री विभाजन करा देते। यहाँ कर देता हूं अर्धसूत्री विभाजन। क्या करा दिया? अर्धसूत्री विभाजन करा दिया। दोनों में दोनों प्रकार की कोशिकाओं करा दिया। अब जरा सोचिए, अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? बीजाणु मात्र कोशिका में। बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुए थे तो क्या बने थे? बीजाणु बने थे। अब यहाँ पर दो अलग अलग है बीजाणु मात्र कोशिका। एक है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, एक है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। एक नर से संबंधित, एक मादा से संबंधित। तो जरा सोचिए, बीजाणु कितने प्रकार के बनेंगे? दो। एक का नाम होएगा लघु
बीजाणु और एक होएगा गुरु बीजाणु। अब आप मुझे बताएं, क्या यहां पर बीजाणु दो अलग अलग प्रकार के हैं या नहीं है? एक है लघु और एक है गुरु, एक नर से संबंधित एक मादा से संबंधित है या नहीं है ना? चलो ठीक है। अब सर ये बीजाणु यहां पर, जैसे ये वाली जो कंडीशन थी, इसमें बीजाणु जो थे उसने अंकुरण किया था। यस सर। अंकुरण करके क्या बनाया था सर? युग्मकोद्भिद बनाया था, जो द्विलिंगी था, जिस पर दोनों लैंगिक अंग थे, था ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीजाणु एक ही प्रकार का था, अलग अलग तो था नहीं। एक नर और एक मादा तो अलग अलग तो थे नहीं, एक ही प्रकार का था। यानी इससे जो युग्मकोद्भिद बना था उसपे दोनों लैंगिक अंग थे, पुंधानी भी और स्त्री धानी भी मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में लघु बीजाणु जब अंकुरण करेगा, सोचिए, गुरु बीजाणु जब अंकुरण करेगा तो दिमाग लगाएं, इनके अंकुरण से क्या बनेंगे? युग्मकोद्भिद। क्या बनेंगे? युग्मकोद्भिद। अब जरा सोचिए, लघु बीजाणु के अंकुरण से जो युग्मकोद्भिद बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? नर युग्मकोद्भिद। और गुरु बीजाणु के अंकुरण से जो बनेंगे उसका नाम होएगा मादा युग्मकोद्भिद। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं और सोचें, क्या यहां पर दो अलग अलग युग्मकोद्भिद बन रहे हैं या नहीं बन रहे? यहां पर एक ही प्रकार का युग्मकोद्भिद था जिस पर दोनों लैंगिक अंग थे। यहां पर दो अलग अलग प्रकार के युग्मकोद्भिद बन रहे हैं, एक नर और एक मादा। अब खुद सोचिए, जो नर युग्मकोद्भिद होएगा, जो नर युग्मकोद्भिद होएगा, जैसे यहां पर दिखाता हूं, ये लघु बीजाणु था नहीं, इसके अंदर कौन है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। दिखा भी देता हूं, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। बाहर क्या बनेंगे? लघु बीजाणु गिरेंगे, लोजी गिर गए। यहां पर गुरु बीजाणु गिर गया। कौन गिरा यहां पर सर? लघु बीजाणु। ये कौन गिरा? गुरु बीजाणु। ठीक है। अब ये लघु बीजाणु अंकुरण करेगा, गुरु बीजाणु अंकुरण करेगा, तो क्या बनेगा सर? ये बनेगा सर, ये बनेगा। कौन है सर? ये युग्मकोद्भिद है, ये नर युग्मकोद्भिद है, ये मादा युग्मकोद्भिद है। इस पर केवल पुंधानी होएगी और इस पर केवल स्त्री धानी होएगी। अब खुद कॉमन सेंस लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। यहां पर हमने एक ही युग्मकोद्भिद जो द्विलिंगी था, जिस पर दोनों लैंगिक अंग थे, स्त्री धानी भी और पुंधानी भी, लेकिन यहां पर युग्मकोद्भिद दो अलग अलग प्रकार के, एक वो जिस पर नर लैंगिक अंग है पुंधानी, और एक वो जिस पर मादा लैंगिक अंग है स्त्री धानी। एक नर युग्मकोद्भिद बनेगा, एक मादा युग्मकोद्भिद बनेगी। नर युग्मकोद्भिद पर नर लैंगिक अंग यानी पुंधानी, और यहां पर स्त्री धानी। अब आप खुद कॉमन सेंस लगा लीजिए, पुंधानी से क्या बनेगा सर? नर युग्मक। और स्त्री धानी से कौन? अंड यानी मादा युग्मक। नर युग्मक कौन था बेटा जी आपका? पुमणु। नर युग्मक कौन था? पुमणु या पुमंग। और अंड था मादा युग्मक। जरा सोचिए, अलग अलग तरीके से बने हैं या नहीं बने? मतलब अलग अलग शरीर पर बने हैं या नहीं बने? अब आप मुझे बताएं, यहां पर युग्मकोद्भिद द्विलिंगी है कि एकल लिंगी है? एकल लिंगी है। सोचिए, जैसे हम एकल लिंगी हैं हमारे शरीर पर, जैसे मैं नर हूं, क्यों? मेरे अंदर नर लैंगिक अंग है। मादा क्यों? क्योंकि उसमें मादा लैंगिक अंग है। ऐसे यहाँ पर युग्मकोद्भिद एक लिंगी है, एक ही लैंगिक अंग मिल रहा है, कौन सा? पुंधानी। इस पर क्या मिल रहा है? स्त्री धानी। ये एक लिंगी है दोनों। लेकिन इससे पहले वाला जो ज्यादातर टेरिडोफाइट में जो जीवन चक्र था उसमें युग्मकोद्भिद कैसा था? द्विलिंगी था। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एक ही प्रकार के बीजाणु से बन रहे। कोई अलग अलग बीजाणु थे क्या? कोई अलग अलग बीजाणु थे? नहीं ना, यहाँ पर अलग अलग बीजाणु है। कौन? एक है लघु बीजाणु और एक है गुरु बीजाणु।
क्यों अलग अलग बीजाणु थे? क्योंकि अलग अलग मात्र कोशिका से बन रहे थे। अलग अलग मात्र कोशिका क्यों है? क्योंकि अलग अलग बीजाणुधानी है। अलग अलग बीजाणुधानी क्यों थी? क्योंकि अलग अलग बीजाणुपर्ण है। अलग अलग बीजाणुपर्ण क्यों? क्योंकि अलग अलग क्या है? बीजाणुद्भिद है। एक नर युग्मकों, एक नर बीजाणुद्भिद है, एक मादा बीजाणुद्भिद है। एक नर से संबंधित पेड़ है, एक मादा से संबंधित पेड़ है। बताएं, समझ में आ गया? अब सर ये दोनों संलयन करेंगे, ठीक है, निषेचन होएगा, युग्मनज बनेगा। अब सर अब क्या होगा? सर ये युग्मनज तो द्विगुणित है। अब ये युग्मनज क्या बनाएगा सर? सर ये युग्मनज, इन दोनों का निषेचन हो गया, अब ये क्या बनाएगा? अब ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे बताएं, मनुष्य में सिंपल सी बात पूछता हूं, मनुष्यों में लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है, ये कैसे तय होता है? सोचिए, सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं पैदा हुआ, ये कैसे तय हुआ? कहीं ना कहीं सर मेरे पिता से शुक्राणु जो आए थे, या तो शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र होगा या वाई होगा। मादा में एक्स गुणसूत्र है, ये तो आप जानते हैं ना। अंडाणु में, मादा युग्मक में एक्स गुणसूत्र है। नर युग्मक शुक्राणु में या तो एक्स होगा या वाई होगा। अगर एक्स वाला चला गया तो लड़की, अगर वाई वाला चला गया तो लड़का। यही होता है ना, सेम टू सेम यहां पर कंडीशन है। ये पुमणु दो प्रकार के बनते हैं, एक वो जिसमें एक्स गुणसूत्र होएगा, एक वो जिसमें वाई गुणसूत्र होएगा। अंड में केवल एक्स गुणसूत्र होता है, याद रखना, बिल्कुल मनुष्यों के जैसे, बिल्कुल मनुष्यों के जैसे, बिल्कुल मनुष्यों के जैसे। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं थी? चले आगे। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। सर ये पुमणु अगर जिसमें वह एक्स गुणसूत्र था, अगर अंड से जुड़ेगा तो युग्मनज के अंदर कौन सी कंडीशन? सर एक्स एक्स। और एक्स एक्स किस चीज को बताएगी? मादा को। और अगर ये युग्मनज वृद्धि करेगा तो ये बनाएगा गुरु बीजाणुद्भिद। और अगर इस युग्मनज में अगर ये वाई गुणसूत्र और ये एक्स गुणसूत्र अंड का चला गया तो ये युग्मनज में एक्स वाई कंडीशन होगी। ऐसा युग्मनज आगे चलकर क्या बनाएगा? लघु बीजाणुद्भिद बनाएगा। अब आप मुझे बताएं, ये प्रकार के जीवन चक्र में और इस प्रकार के जीवन चक्र में आपको क्या अंतर दिखाई दिया? मात्र इतना सा, सिर्फ इतना सा, यहां पर नर और मादा एक ही शरीर पर है, यहां पर नर और मादा अलग अलग शरीर पर हैं। तो आप जब बुक पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं एक शब्द आपको मिलेगा, क्या? समबीजाणुता। समबीजाणुता। और एक शब्द मिलेगा आपको विषम बीजाणुता। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर एक सिंपल सी बात सोचना, बीजाणुता वर्ड किससे है? बीजाणु से। सम का मतलब क्या था? सर समान। विषम का मतलब सर अलग अलग। आप मुझे बताएं, इस प्रकार के जीवन चक्र में क्या अलग अलग प्रकार के बीजाणु थे? नहीं, सारे के सारे समान थे। इसलिए क्या बोला इस जीवन चक्र को? समबीजाणुज जीवन चक्र। लेकिन यहां पर आपके बीजाणु दो अलग अलग प्रकार के हैं, एक है लघु बीजाणु, एक है गुरु बीजाणु। ये प्रकार का जीवन चक्र क्या कहलाएगा? विषम बीजाणुता कहलाएगा, जो चार प्रकार के पादपों में मिलता है, चार प्रकार के टेरिडोफाइट में मिलता है। सिलेजिनेला, एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया, ये चार पादप आपने बिल्कुल रट घेरने हैं। ये चार ऐसे टेरिडोफाइट हैं जिनमें विषम बीजाणुता मिल रही थी, जिसमें एकल लिंगिता मिल रही थी। बताएं, क्या ये डन डनाडन डन पूरा समझ में आया? क्लियर है? ये दूसरे प्रकार का जीवन चक्र था जो चार प्रकार के टेरिडोफाइट्स में मिल रहा था। तो बेटा जी, ये हमने जीवन चक्र अब जाकर कंप्लीट किया है किसका? टेरिडोफाइट का। दो प्रकार का जीवन चक्र, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। दो प्रकार का जीवन चक्र है, फिर से दोहरा रहा हूं ताकि जो जिनको नहीं समझ में आए एक बार और सुनिएगा, शायद समझ में आ जाए। दो प्रकार का जीवन चक्र था किसका? टेरिडोफाइट का। ज्यादातर टेरिडोफाइट जो थे, ज्यादातर टेरिडोफाइट है, उनके अंदर द्विलिंगिता मिल रही है। द्विलिंगी यानी शरीर पर नर लैंगिक अंग भी है, मादा लैंगिक अंग भी है।
सम बीजाणुता मिल रही है, यानी बीजाणु अलग अलग प्रकार के नहीं मिलेंगे, एक ही प्रकार के मिलेंगे। नर लैंगिक अंग भी है, मादा लैंगिक अंग भी है। सम बीजाणुता मिल रही है, यानी बीजाणु अलग अलग प्रकार के नहीं मिलेंगे, एक ही प्रकार के मिलेंगे। मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद, इसी बीजाणुद्भिद पर कोई नर या मादा की बात नहीं कर रहे हैं। इसी बीजाणुद्भिद पर बीजाणु पर्ण मिलेगी, जिस पर बीजाणु धानी मिलेगी, जिसमें बीजाणु मात्र कोशिका मिलेंगी, जो अर्धसूत्री विभाजन करके सारे जो बीजाणु बनेंगे सेम ही प्रकार के बनेंगे। ये बीजाणु अंकुरण करके क्या बनाएगा? युग्मकोद्भिद। इसी युग्मकोद्भिद पर दोनों लैंगिक अंग मिल रहे हैं, स्त्री धानी भी, पुंधानी। यानी ये युग्मकोद्भिद कैसा है? द्विलिंगी, क्योंकि यहाँ पर बीजाणु कैसे थे? सम बीजाणु थे। सम मतलब समान थे, जो सारे के सारे बीजाणु एक जैसे हैं, जो आगे अंकुरण करके युग्मकोद्भिद बनाते हैं, जिस पर दोनों लैंगिक अंग होते हैं। अब ये दोनों लैंगिक अंगों के अंदर क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। ये युग्मक कर निषेचन करके क्या बनाएंगे? युग्मनज बनाएंगे। ये युग्मनज आगे चलकर वापस से बीजाणुद्भिद बना देगा। अब यहाँ पर वो XX XY का तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ही पादप शरीर है, अलग अलग पादप शरीर नहीं बन रहे हैं। लेकिन हमने देखा ये चार उदाहरण में कुछ अलग परिस्थिति मिली। क्या परिस्थिति मिली भैया? यहाँ पर जो मुख्य पादप शरीर है, ये पूरा पादप शरीर, ये पूरा पादप शरीर दो अलग अलग प्रकार के हैं। एक वो पादप शरीर जो नर से संबंधित है, एक वो पादप शरीर जो मादा से संबंधित है। जो नर से संबंधित है पादप शरीर, उसको हमने बोला लघु बीजाणुद्भिद। जो मादा से संबंधित है गुरु बीजाणुद्भिद। लघु बीजाणुद्भिद पर क्या मिल रही है? ये पर्ण मिल रही है, जिसको हमने बोला लघु बीजाणु पर्ण। इस पर जो मिल रही है गुरु बीजाणु पर्ण। अब इस पर्ण पर जो बीजाणु धानी मिलेगी वो क्या कहलाएगी? लघु बीजाणु धानी। इस पर क्या कहलाएगी? गुरु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी के अंदर कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसके अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या करेंगे भैया? अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनाएंगे, एक लघु बीजाणु और एक गुरु बीजाणु, जो गिरेंगे अंकुरण करेंगे और क्या बनाएंगे? युग्मकोद्भिद बनाएंगे। अब ये युग्मकोद्भिद अलग अलग प्रकार के हैं, एक नर से संबंधित है, एक मादा से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इस पर नर लैंगिक अंग पुधानी मिल रहा है, इसमें मादा लैंगिक अंग स्त्री धानी मिल रहा है, क्योंकि इनका अंकुरण अलग अलग प्रकार के बीजाणु से हुआ है। ये परिस्थिति क्या कहलाएगी? विषम बीजाणुता। दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु हैं। लघु बीजाणु अंकुरण करके नर युग्मकोद्भिद, गुरु बीजाणु अंकुरण करके मादा युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद पे पुधानी है, मादा युग्मकोद्भिद पे स्त्री धानी है। पुधानी पुमणु बनाएगी, स्त्री धानी अंड बनाएगी। अब साहब ये निषेचन करेंगे और क्या बनेगा? युग्मनज। अब डिपेंड करेगा बिल्कुल मनुष्य की तरह। पुमणु में अगर X गुणसूत्र हुआ तो अंड में तो X होता ही है, तो क्या बनेगा? एक ऐसा युग्मनज जो आगे चलकर मादा युग्मकोद्भिद बनाएगा, मादा बीजाणुद्भिद बनाएगा, यानी गुरु बीजाणुद्भिद बनाएगा। अगर पुमणु में Y गुणसूत्र हुआ, क्योंकि अंड में तो X है ही है, तो इससे जो युग्मनज बनेगा उसमें XY परिस्थिति जो नर के लिए उत्तरदायी होगी। ये युग्मनज आगे चलकर एक ऐसा मुख्य पादप शरीर बनाएगा जो नर से संबंधित होएगा, लघु बीजाणुद्भिद कहलाएगा। खत्म। ये था आपका विषम बीजाणुता जैसा जीवन चक्र, या विषम बीजाणुता वाला जीवन चक्र जो इन चार पादपों में मिल रहा है। आई होप अब जाकर कई बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी। इसमें किसमें? टेरिडोफाइट में। अब हम बात करने वाले हैं टेरिडोफाइट का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो बेटा जी टेरिडोफाइट का जब हम वर्गीकरण करते हैं हमें पता लगता है जैसे हमने ब्रायोफाइट का किया था, दो समूह थे, कौन कौन से याद करिए? एक था हमारा क्या? लीवरवर्ट, और एक था क्या? मॉस। ठीक, ऐसे इनका जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इनके चार समूह हैं। कौन कौन से? सबसे पहला साइलोप्सिडा, दूसरा लाइकोप्सिडा, तीसरा आपका स्फेनोप्सिडा और चौथा टेरोप्सिडा। चार समूह हैं किसके? टेरिडोफाइट के। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टीरोप्सिडा। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं भैया, एक एक करके चारों पढ़ेंगे, आज ही खत्म करेंगे पूरा का पूरा टेरिडोफाइट। सबसे पहले पढ़ते हैं साइलोप्सिडा। आइएगा, सबसे पहले साइलोप्सिडा, फर्स्ट नंबर दे देता हूँ, साइलोप्सिडा। ठीक है, अब देखिएगा बेटा जी, ये जो वर्गीकरण हमने किया है ये हमने विकास के आधार पर किया है। सबसे पहले जो टेरिडोफाइट इस पृथ्वी पर आए वो इस समूह में थे, फिर उसके बाद ये आए थे, फिर उसके बाद ये आए थे, फिर उसके बाद ये आए थे। जैसे याद करिए ब्रायोफाइट में दो समूह थे, कौन सा? एक लीवरवर्ट था और एक मॉस था। कौन ज्यादा आधुनिक था? सर मॉस। कौन प्राचीनतम था? लीवरवर्ट। याद आ रहा है, ऐसा पढ़ाया था। अब ऐसे ही यहाँ पर सबसे ज्यादा प्राचीनतम कौन होंगे? जो सबसे पहले आएंगे,
ये। और सबसे ज्यादा आधुनिक कौन होंगे? ये। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ये। तो जरा सोचिए, क्या मैं इनको बोल सकता हूं पहला बिंदु डालकर इनके बारे में, क्या ये प्राचीनतम, प्रथम, संवहनीय टेरिडोफाइट है? सोचो, क्या मैं बोल सकता हूं इनको प्राचीनतम, प्रथम? प्राचीनतम भी है, सबसे पुराने टेरिडोफाइट और सबसे पहले प्रथम। संवहनीय, संवहन बंडल जो थे सबसे पहले टेरिडोफाइट में आए थे ना। अब सोचिए, सबसे पहले टेरिडोफाइट में संवहन बंडल आए थे, जाइलम और फ्लोएम। अब जब इनमें टेरिडोफाइट में सबसे पहले संवहन बंडल आए थे, तो इसमें आएंगे क्या सबसे पहले? ये आया था ना सबसे पहले, तो सबसे पहले संवहन बंडल इनमें आए होंगे। तो यही तो लिखा, प्राचीनतम है, प्रथम संवहनी टेरिडोफाइट। बताइए, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिखूंगा मेरे भाई, बिल्कुल लिखूंगा। सिंपल सा बिंदु है। तो सबसे पहले, सबसे प्राचीन, सबसे पहले मिलने वाले टेरिडोफाइट जिनमें संवहन बंडल आए थे वो कौन थी आपकी? कौन से वर्ग के अंदर आते, कौन से समूह में आते हैं, कौन सा वर्गीकरण है भैया? सबसे पहला समूह साइलोप्सिडा। बताएं, समझ में आ गया पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, प्रभु ध्यान से सुनना, दूसरा बिंदु ध्यान से सुनिएगा, इस समूह के सभी पादप विलुप्त हो चुके हैं। इस समूह के सभी पादप विलुप्त हो चुके हैं। यानी इस पृथ्वी पर इस समूह के सभी पादप खत्म हो चुके हैं। जैसे आपको एक नाम बताऊं, जैसे राइनिया। राइनिया एक टेरिडोफाइट था जो विलुप्त हो चुका है, जो इस समूह के अंतर्गत है। अरे भैया, करोड़ों साल पहले आज गए थे ये करोड़ों साल पहले, अभी विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन आप बोलेंगे सर कोई ऐसा है जो अभी भी मिलता हो? तो मैं बोलूंगा यस। मैंने क्या बोला? इस समूह के सभी पादप विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन एक जीवित कहाँ जा रहा है? दिल में कहा तुम्हारे? टेरिडोफाइट या एक जीवित पादप अब भी मिलता है। सिर्फ एक पादप है जो बचा है, सिर्फ एक पादप जो बचा है इस समूह का, सिर्फ एक। बाकी सभी क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। क्या बोला? इस समूह के सभी पादप विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन एक जीवित पादप है जो अभी भी मिलता है। अब आप पूछेंगे सर कौन मिलता है? कौन मिल रहा है? एक रह गया है बस, उसका नाम याद रखना है आपने, सिलोटम। सिर्फ एक बचा हुआ है, कौन? सिलोटम। ठीक है, देखना चाहेंगे कैसा दिखता है सिलोटम? दिखाऊं कुछ इस तरह। ये है बेटा जी आपका सिलोटम। आप बोलेंगे सर इसमें तो अंग्रेजी में पी आ रहा है, पी बेटा साइलेंट है यहाँ पर। तो सिलोटम कुछ ऐसा दिखाई देता है, सिलोटम जो हाँ मिलता है एकमात्र ऐसा साइलोप्सिडा समूह का टेरिडोफाइट जो प्राचीनतम है, जो प्रथम संवहनी टेरिडोफाइट है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी विलुप्त हो चुके हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको बताया राइनिया, ये विलुप्त हो चुके हैं। एकमात्र आपका इस समूह का सदस्य जो मिल रहा है, जो अभी तक विलुप्त नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये भी खतरे की कगार पर है, इसके ऊपर भी खतरे की घंटी मंडरा रही है, ये भी जल्दी विलुप्त होने की संभावना है। किसकी? सिलोटम की। कुछ इस प्रकार का था ये सिलोटम। तो अब आप मुझे बताएं, क्या ये पहला जो समूह जो था, इसमें मात्र ये 2 बिंदु और एक उदाहरण याद रख सकते हैं? मात्र 2 बिंदु और एक उदाहरण याद रख सकते हैं? रख लीजिएगा। ये पहला समूह हमने पढ़ा है कौन सा? साइलोप्सिडा, जिसका उदाहरण सिलोटम। बस चलें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आइए दूसरा,
कौन है भैया? लाइकोप्सिडा। ठीक है, अब इसमें कई बिंदु याद रखने, आप ध्यान से सुनना। लाइकोप्सिडा में क्या क्या बिंदु याद रखने? मुख्य रूप से 3 बिंदु याद रखने। सबसे पहला, इस समूह के सदस्यों को या इस समूह के पादपों को हम बोलते हैं क्लब मॉस। क्या बोला? इस समूह के पादपों को क्लब मॉस कहा जाता है। अब मुझे पता है आपका दिमाग हिल जाएगा, आप बोलेंगे सर ये मॉस, सर ये तो वर्ड ब्रायोफाइट में आया था, यहां पर भी। मैं बोलूंगा हाँ, यहां वो सिर्फ मॉस था, यहां पर मॉस के आगे आ रहा है क्लब मॉस। अब आप बोलेंगे मॉस क्यों बोला? क्योंकि याद करिए मॉस ज्यादातर पानी के पास उगते थे। याद आ रहा है? ये भी, इस समूह के सदस्य भी ज्यादातर पानी के पास उग रहे, इसलिए इनको क्या बोला? मॉस। चलो ठीक है, ये सर ये समझ में आ गया क्यों बोला मॉस। क्योंकि जिस तरीके से ब्रायोफाइट में जो वर्गीकरण किया था, जिसमें मॉस हमने बोला था, वो पानी के पास उग रहे थे। याद करिए, मैंने एक बार प्रश्न में भी पूछा था, मॉस ज्यादातर पानी के पास उगते हैं, क्यों? क्योंकि निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ये भी ज्यादातर किसके पास उग रहे? पानी के पास। क्यों? क्योंकि इनको भी निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन सर इनको क्लब क्यों बोला? ये क्लब का मतलब क्या होता है? देखिए, क्लब वर्ड अंग्रेजी से आया है, ठीक है, और क्लब का मतलब क्या होता है? आप में से कई बच्चे जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो ध्यान से सुनिएगा। क्लब का मतलब होता है समूह, ग्रुप, समूह। जैसे हम बोलते हैं ना क्या, कि जैसे अगर आप में से कोई फुटबॉल जानता है, फुटबॉल के गेम्स होते हैं, बोलते हैं ना ये तो उस क्लब से रिलेटेड है, ये खिलाड़ी, ये तो उस क्लब का खिलाड़ी है। कभी देखा है ऐसा? फुटबॉल, जब फुटबॉल के क्लब्स होते हैं, तो उसी तरह से क्लब का मतलब क्या है? जहां पर खिलाड़ी खेल रहे हैं, उस क्लब के अंतर्गत आते हैं। तो क्लब क्या था? क्लब एक जगह है, मान लेते हैं क्लब एक जगह जहां पर आकर समूह में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं। तो क्लब का मतलब ही क्या था? सर ग्रुप था, समूह था, एकत्रित होना या एकत्रीकरण। ठीक है, अब आप फाइनली पूछेंगे सर यहां पर इनको क्लब मॉस क्यों बोला? पहले तो बात इतनी समझ में आई, इनको क्लब मॉस बोलते हैं। अब आपका प्रश्न क्यों बोला? सर मॉस तो समझ में आ गया कि ये भी ज्यादातर पानी के पास उग रहे, क्योंकि इनमें भी निषेचन के लिए जल की आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए इनको मॉस बोलते हैं। लेकिन क्लब क्यों बोला? अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मान लो ये एक लाइकोप्सिडा है, मान लो ये लाइकोप्सिडा समूह का एक पादप है, ठीक है, ये इसकी मूल है, ये इसका तना है। ठीक है सर, ये इसकी पर्ण है, ठीक है, ये है कायिक पर्ण, जिसका कार्य क्या था? सर प्रकाश संश्लेषण था, सिर्फ प्रकाश संश्लेषण। देखिए यहां पर कायिक पर्ण से कोई लेना देना नहीं है, मेन लेना देना है किससे? बीजाणु पर्ण से, बीजाणु पर्ण से। बताएं मुझे, क्या आपको सारी की सारी इस पेड़ की बीजाणु पर्ण इसके पादप के, इसके तने के शीर्ष पर मिल रही, एक शंकु सा बना रही है? शंकु सा, दिमाग लगा, बना रही है कि नहीं बना रही है? बना रही है। क्लब का मतलब ही क्या था? एकत्रीकरण होना, लोगों का एक जगह इकट्ठा होना, क्या कहलाएगा? क्लब कहलाएगा। आप मुझे बताएं, क्या सारे बीजाणु पर्ण इस तने के शीर्ष पर एकत्रित हो रही हैं, एक क्लब बना रही हैं, एक समूह बना रही हैं, या नहीं बना रही हैं? यस सर, इसीलिए लाइकोप्सिडा समूह के पादपों को बोला जाता है क्लब मॉस। क्यों बोला जाता है? आंसर मैंने बता दिया है, लिख देता हूं इसको।
क्यों बोला जाता है क्लब मॉस? क्योंकि, ध्यान से सुना, क्यों बोला जाता है क्लब मॉस? क्योंकि इस वर्ग के पादपों की सभी बीजाणुपर्ण तने के शीर्ष पर एकत्रित हो जाती हैं, और इस संरचना को, ध्यान से सुनना, और इस संरचना को, किस संरचना को? ये जो समूह जो इन्होंने बनाया है एकत्रीकरण करके, इस संरचना को याद रखना, इस संरचना को शंकु, अंग्रेजी में बोलते हैं कोन, कहा जाता है। ये था इसका कारण कि काहे बोला क्लब मॉस। आई होप ये दो बिंदु आपको सीधे सीधे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए, ये थे सिंपल से दो बिंदु। याद रखना, सारी की सारी पर्ण यहां पर एकत्रित हो जाती हैं, और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से दिख रहा है आपको, एक कोन सा बना रही है या नहीं बना रही है, एक शंकु बना रही है या नहीं बना रही है, बिल्कुल शंकु बना रही है, याद रखिएगा। और ये शंकु जो है, ये जो कोन जो है, ये क्या था सर? ये एकत्रीकरण था। किसका? ये एकत्रित हो गए थे, कौन सर? बीजाणुपर्ण, और एकत्रित हो रहे हैं तो ऐसे लग रहा है एकत्रीकरण हो रहा है, और एकत्रीकरण को हम बोलते हैं क्लब। एक ऐसी जगह जहां पर लोग एकत्रित होते हैं, क्या बोलते हैं? क्लब। ये जो है इस समूह के सदस्य, ये भी पानी के पास उगते हैं, इसलिए इनके लिए वर्ड हमने यूज में लिया है मॉस। डन, डनाडन, डन। अब आप फाइनली पूछेंगे सर इसके उदाहरण, पूछेंगे ना, तो इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। लाइकोप्सिडा का तीसरा बिंदु, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 बिंदु बोले थे ना। उदाहरण, उदाहरण, ध्यान से सुनना। उदाहरण जो है बेटा, आपने 2 याद रखने हैं। पहला उदाहरण लाइकोपोडियम। अब देखिए उदाहरण कैसे याद रहेगा। पहला वर्ग क्या पढ़ा था हमने? वर्गीकरण का पहला क्या था? सिलोप्सिडा का उदाहरण सिलोटम, सिलोप्सिडा का सिलोटम, लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडम या लाइकोपोडियम। समझ में आया? सिलोप्सिडा का सिलोटम, पहला पहला यही पढ़ा था ना, सिलोप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम। आराम से याद होएगा, बिल्कुल याद होएगा। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट दूसरा उदाहरण है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण, सिलेजिनेला। अब आप बोलेंगे सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर ये ना होता तो मैं बोलूंगा रामायण का एक किस्सा ना हो पाता। क्या आप सभी ने रामायण अगर सुनी हो तो रामायण में कहीं ना कहीं क्या हुआ था? लक्ष्मण जो थे, लक्ष्मण को आघात पहुंचा था, मृत अवस्था में शायद चले गए थे, वो याद है आपको? फिर हनुमान जी कोई लेकर आए थे, कुछ लेकर आए थे, याद आ रहा है? क्या लेकर आए थे सर? एक जड़ी बूटी लेकर आए थे, एक पहाड़ उठाकर ले आए थे। उस पहाड़ पर एक जड़ी बूटी थी, जानते उस जड़ी बूटी को हम क्या बोलते हैं? सर संजीवनी बोलते। नाम सुना है संजीवनी बूटी? सुना है ना? क्या थी वो संजीवनी? शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा। याद रखना, यही सिलेजिनेला को हम बोलते हैं, भूल मत जाना, इसी को ही हम बोलते हैं, याद रखना, संजीवनी बूटी। इसी सिलेजिनेला को बोला जाता है संजीवनी, यही लेकर आए थे। ठीक है, अब आप बोलेंगे कैसा दिखता है? देखिए जरा, कुछ इस तरीके का है ये सिलेजिनेला। ये सिलेजिनेला है। कौन है बच्चे? ये सिलेजिनेला। अब जरा गौर से देखिएगा, इनमें कुछ हरी हरी सी पादप दिखाई दे रहे, हरे हरे से, ये वाले हरे हरे, ये है कायिकपर्ण, कायिकपर्ण है। लेकिन जरा ये देखो, ये कौन दिख रहे हैं? कुछ शंकु दिख रहे हैं।
कुछ शंकु के आकार में संरचना दिख रही है, शंकु के आकार में, शंकु के आकार में, शंकु क्या, शंकु 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 शंकु, यही तो थे वो कौन, शंकु कोन, जो किसके अंतर्गत आ रहे थे, क्लब मॉस के अंतर्गत आ रहे थे। क्लब मॉस का मीनिंग बता दिया, क्यों क्लब मॉस बोला ये बता दिया, क्योंकि शंकु के रूप में बीजाणु पर्ण एकत्रित हो जाती है शीर्ष पर, और इसके दो उदाहरण बता दिए, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। ये हमारे दो समूह हुए हैं। कितने समूह हो गए बेटा जी, ये हमारे दो समूह हो चुके हैं। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे सर, दो वर्ग और है, एक है स्फेनोप्सिडा और एक है टेरोप्सिडा। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार में ले जाऊं तो कहीं जा। और बेटा जी अगला समूह हम देखने वाले हैं जिसका नाम है स्फेनोप्सिडा। अब साहब स्फेनोप्सिडा में 2 से 3 बिंदु याद रखना। अब क्या क्या बिंदु याद रखना, आइए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बिंदु, इन्हें हॉर्स टेल कहा जाता है, याद रखना, इन्हें हॉर्स टेल कहा जाता है। अब आप पूछेंगे सर ये हॉर्स टेल का मतलब क्या है, हॉर्स टेल, सर हॉर्स का मतलब तो घोड़ा और टेल का मतलब पूंछ, इतना तो समझ में आता है ना, हॉर्स का मतलब घोड़ा, टेल का मतलब पूंछ। सर इनको हॉर्स टेल क्यों बोला, क्या कारण था, आइएगा देखिएगा। देखिए सपोज मान लेते हैं ये हमारा वापस से वही टेरिडोफाइट है, ठीक है, और इस टेरिडोफाइट में पर्ण है, देखिएगा ये बीजाणु पर्ण है, चार ना बनेंगे बेटा, 10 रुपए 4 बन जाएंगे, 10 रुपए 20 बनेंगे। हाँ जी दिख रही है इस तरीके से, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे टेल यानी पूंछ, घोड़े की पूंछ जो होती है ऐसी होती है ना, और उसमें नीचे की तरफ बाल होते हैं इस तरीके से, इसी तरीके से होते हैं, उसमें बाल लगे होते हैं, बाल होते हैं घोड़े की पूंछ में, हाँ जी इसी तरीके से होते हैं। अब जरा सोचिए इस घोड़े की पूंछ को मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसा दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, सोचिए ये क्या है सर, ये पर्ण है, ये क्या थी, ये पर्ण थी, कौन थी भैया, ये पर्ण थी, कौन सी, ये थी सर बीजाणु पर्ण, कौन थी ये, बीजाणु पर्ण है, और ऐसे लगी हुई है जैसे घोड़े की पूंछ की तरह लगी हुई है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हॉर्स टेल। आप बोलेंगे सर ये तो क्लब मॉस की तरह है, देखो क्लब मॉस में और इसमें अंतर था। देखिए क्लब मॉस में शंकु के रूप में इस तरीके से मिल रही थी, लेकिन यहां पर इस तरीके से शंकु नहीं बन रहा, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, यानी ये ऐसे लग रहा है जैसे घोड़े की पूंछ सीधी कर दी है ना, ऐसे लग रहा है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हॉर्स टेल। बताओ ये सिंपल सा मीनिंग समझ में आ गया। प्रश्न पूछा जाएगा, पता है ये नहीं पूछा जाएगा कि घोड़े की पूंछ कौन है, प्रश्न पूछा जाएगा जो मेरे ख्याल से आप जानते भी है, मैंने पूछ भी लिया आपसे एक बार होमवर्क में, कि उपरोक्त में से कौन हॉर्स टेल था, पूछा था ना, ऐसा बोला भी था, आएगा समझ में भी आएगा। हाँ जी, हॉर्स टेल किस समूह के अंतर्गत आता है, स्फेनोप्सिडा के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। हॉर्स टेल जो होते हैं टेरिडोफाइट वो कौन होते हैं, स्फेनोप्सिडा होते हैं। अब इनकी खासियत देखिए, ध्यान से सुनना, ये तो पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु देखिए बेटा, इनके पर्ण और तना जो होता है, इनके पर्ण और तने में सिलिका, ध्यान से सुनना, सिलिका, सिलिका जानते हैं ना, याद करिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड याद करिए, सिलिका कहीं आया था जीव जगत का वर्गीकरण, जहां पर याद करिए हमने पढ़ा था डाइएटम, डाइनोफ्लैजिलेट, वहां पर सिलिका याद आ रहा है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिका याद आ रहा है, कहीं डाइएटम की कोशिका भित्ति में एकत्रित हो गई थी सिलिका, ऐसा कुछ याद आ रहा है, डाइएटोमेशियस अर्थ, डाइएटमी मृदा, कुछ याद आ रहा है। तो इनके पर्ण और तने में क्या मिलती है, सिलिका मिलती है। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या होगा, सर इससे क्या होगा, सिलिका मिलती है। अब देखिए ये मेरे दो हाथ है मान लो, ठीक है, या मान लो ये हमारा एक स्फेनोप्सिडा का एक पादप है, ठीक है,
एक पादप ये है, एक ऐसा एक और पादप है, दो पादप है। दोनों की पत्तियों में और तनों में, उनकी शाखाओं में क्या मिल रही है सर? सिलिका मिल रही है। अब जरा सोचिए, दो हाथ टकराएंगे, डिशुम, टकराए, और ये खुरदरे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिल रही है सिलिका, बहुत ज्यादा खुरदरे हैं सिलिका के कारण। जब ये टकराएंगे तो क्या निकलती है? चिंगारी निकलती है। और आप में से कई बच्चों ने सुना होगा जंगल में आग, सुना है? जंगलों में ज्यादातर आग जो होती है, याद रखना, जंगलों में आग का मुख्य कारण जो होता है, भूल मत जाना, इन्हीं पादपों के कारण होता है। क्यों? क्योंकि इनकी पत्तियों में, इनके तनों में क्या मिलती है? सिलिका मिलती है। और गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा गर्मियां जब पड़ती हैं पहाड़ों पर, जिन पर ये ऐसे पादप मिलते हैं, अगर हवा चलती है, गर्मी हो रही है, ये टकरा रहे हैं, तो चिंगारी निकलती है और वो चिंगारी भभक जाती है, जिससे जंगलों में आग लग जाती है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा अमेज़न के जंगल, सुना है? जिन्हें इस पृथ्वी के फेफड़े बोला जाता है, याद रखना, ये बाद में भी आएगा। अमेज़न जंगल पृथ्वी के फेफड़े हैं, ठीक है? उनमें होगा अमेज़न के जंगल, सुना है? जिन्हें इस पृथ्वी के फेफड़े बोला जाता है, याद रखना, ये बाद में भी आएगा। अमेज़न जंगल पृथ्वी के फेफड़े हैं, ठीक है? उनमें भीषण आग लगी थी 2020 या 21 के आसपास, 21 में ही लगी थी। हाँ जी, बहुत भीषण आग लगती है, हर साल लगती रहती है। लाखों जातियां, मैं बोलूंगा लाखों जंतु जल गए थे, मर गए थे। तो जंगलों में आग का मुख्य कारण जो होता है, इस समूह के पादप होते हैं। अब आप बोलेंगे सर उदाहरण, तीसरा बिंदु ए, बी और सी। तीसरा जो है वो है एग्जाम्पल, तीसरा जो है वो है उदाहरण। अब उदाहरण याद रखना, इसका एकमात्र उदाहरण इक्विसीटम। कैसे बेच ले? टूट फूट हो गई मोमबत्ती की, पन्नी ले लगाएगा, तोलो दे, कैसे दे दे यार? याद रखना, इक्विसीटम भूल मत जाना। इक्विसीटम कौन है? एक टेरिडोफाइट है। कौन से समूह में आता है? स्फेनोप्सिडा में आता है। ये एक हॉर्सटेल है, जिसमें पत्तियां ऐसे लगता है पूंछ के समान लगी हुई हैं, किस पे? तने पर, जैसे एक घोड़े की पूंछ होती है। इनकी पत्तियों में क्या मिलता है? सिलिका मिलता है, तने में भी सिलिका मिलता है। जब ये घर्षण करते हैं, जब ये टकराते हैं, तो जंगलों में आग लग जाती है। ये सिंपल से 3 बिंदु याद रखने, बस। अगर प्रश्न पूछा भी जाएगा तो इन्हीं 3 बिंदुओं से बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर इतना भी याद रख लेंगे भला होगा। अब आप बोलेंगे सर कैसा दिखता है? अभी तक तो सारे दिखा रहे हो, ये भी दिखा दो। तो बेटा ये कुछ इस तरीके से होते हैं, ये होते हैं आपके हॉर्सटेल, इस तरीके से, ठीक है? तो ये थे बच्चों हॉर्सटेल, ठीक है? अब आखिरी समूह, लास्ट समूह, जिसका नाम है टेरोप्सिडा, लास्ट है। कौन सा? टेरोप्सिडा। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें थोड़े से ज्यादा बिंदु हमें पढ़ने हैं, ठीक है? पहला बिंदु, आप मुझे बताएंगे, मैंने यहां पर टेरिडोफाइट को 4 समूह में बांटा था। थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। टेरिडोफाइट को मैंने यहां पर 4 समूह में बांटा था। हाँ जी, 4 समूह में बांटा था। ये 4 थे। इनमें से सबसे प्राचीनतम कौन? सर ये। और सबसे आधुनिक कौन? सर ये। तो मेरा पहला बिंदु जो होगा वो यही कि सबसे ज्यादा आधुनिक टेरिडोफाइट कौन? सीधा बोलेंगे सर टेरोप्सिडा है कि नहीं है? सोचो, है ना? पहला बिंदु, सबसे आधुनिक भी है और सबसे नवीनतम भी है। इनमें अगर बात करें, सबसे प्राचीन ये है तो नवीनतम ये होंगे, ठीक है? दूसरा बिंदु, ज्यादातर टेरिडोफाइट इस पृथ्वी पर, ज्यादातर टेरिडोफाइट की जातियां जो होती हैं इस समूह में रखी जाती है। यानी सबसे बड़ा समूह जो है इन चारों वर्ग में से, वो कौन है? आपका टेरोप्सिडा। आइए बात कर रहे हैं किसकी बेटा जी? यहां पर टेरोप्सिडा की। सबसे पहला बिंदु, सबसे याद रखना, सबसे बड़ा समूह जो है किसका? टेरिडोफाइट का। कौन है? टेरोप्सिडा है, भूल मत जाना। ज्यादातर, या मैं बोलूंगा अधिकतर, अब आप बोलेंगे सर सबसे बड़ा समूह क्यों है? क्योंकि अधिकतर टेरिडोफाइट इस समूह में आते हैं, इस समूह में आते हैं,
इधर देख लो। यानी ज्यादातर टेरिडोफाइट इस पृथ्वी पर जो है इस समूह में रखे गए हैं। मैं क्या करूं, इसलिए सबसे बड़ा समूह है। इन्हीं से ठीक ज्यादा है, बैठेगी, देख लो वजन। तीसरा बिंदु जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान से सुनना देखो बेटा जी। इस समूह के अंतर्गत आने वाले सभी पादपों को कहा जाता है क्या? ध्यान से इसका वजन सुनना। हमारा 97 ग्राम। इस समूह के अंतर्गत 420 रुपए याद रहेगा इसकी कीमत में लगाई जाए तो। और इसकी कीमत सभी पादपों को फर्न कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी अगर आप कभी भी फर्न नाम सुने, सीधा आपका दिमाग चमकना चाहिए। क्या? सीधा दिमाग में बिल्कुल एकदम से चमक जाना चाहिए। क्या? चमका के नहीं चमका, वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। क्या? कि कौन है? टेरिडोफाइट है। कौन? फर्न। फर्न क्या? टेरिडोफाइट। अभी याद करो, फर्न क्या? टेरिडोफाइट। कौन से समूह में? सर टेरोप्सिडा, सबसे बड़ा समूह, सबसे आधुनिक समूह कौन है भैया? आपका ही। ठीक है। अब सर ये फर्न क्या थे? याद करिए, मैंने आपको बताया था। याद करिए, जब मैंने आपको टेरिडोफाइट पढ़ा रहा था, उसके लक्षण बताए थे, तो मैंने आपको बताया था टेरिडोफाइट में सबसे पहले क्या आए थे? तना आया था, मूल आई थी, पर्ण आई थी। पर्ण आकार के आधार पर दो आधार की थी, लघु पर्णी, दीर्घ पर्णी। याद आता है? दीर्घ पर्णी का उदाहरण मैंने क्या दिया था? किसी बच्चे को याद है? दीर्घ पर्ण का उदाहरण क्या था? दीर्घ पर्ण का मतलब जिसमें पर्ण का आकार बड़ा होगा और तने का आकार छोटा होगा। अगर ये तना है तो ये पर्ण है। सोचिए, ये तना है और ये पर्ण है। सोचिए, पर्ण का आकार तने से बड़ा, ये क्या कहलाते हैं? दीर्घ पर्ण। और इसका उदाहरण याद रखना कौन बच्चे? फर्न। भूल मत जाना। ठीक है, सिंपल सा था। चलें आगे। अब खासियत देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कितने बिंदु हो गए सर? 3। चौथा भी लिख दिया मैंने भी। कौन सा बिंदु? चौथा। पहला बिंदु सिंपल सा था, क्या? सबसे बड़ा समूह कौन? भैया टेरोप्सिडा। अधिकतर टेरिडोफाइट इस समूह में आते हैं। इस समूह के अंतर्गत सभी पादपों को हम क्या बोलते हैं? फर्न। जो क्या होते हैं? दीर्घपर्णी होते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। दीर्घपर्णी होते हैं। सभी पर्ण जो होते हैं वो दीर्घपर्णी होते हैं, यानी उनकी पत्ती का आकार बड़ा होता है। किससे? तने से। याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है। अब यूनिक करेक्टर देखना। यूनिक करेक्टर फर्न का, यानी इस समूह के पादपों का यूनिक करेक्टर, या मैं बोलूंगा टेरिडोफाइट के इस समूह का यूनिक करेक्टर क्या है? यूनिक का मतलब बिल्कुल ही अलग सा एक लक्षण क्या है? देखिए, हमने बात करी थी कि जो पादप का जो तना होता है ना, उस पर मिल रही है पर्ण। बोला था कार्य के आधार पर कितनी प्रकार की पर्ण थी? सर 2 प्रकार की पर्ण थी। कौन कौन सी? याद करिए सर। एक थी हमारी कायिक पर्ण और एक थी हमारी बीजाणु पर्ण। याद करिए, थी ना सर? एक थी कायिक पर्ण और एक थी बीजाणु पर्ण। कायिक पर्ण प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड और बीजाणु पर्ण जनन और प्रकाश संश्लेषण से संबंधित थी। याद आ रहा है? अब ध्यान से सुनना है। इस समूह में कुछ नहीं यार, या मैं बोल सकता हूं या फर्न में सभी पर्ण बीजाणु पर्ण होती है। बीजाणु पर्ण होती हैं और सभी, ध्यान से सुनना, और सभी बीजाणु पर्ण पर बीजाणु धानी होती है। कितने बच्चे हैं जिनका दिमाग चमका के नहीं चमका? क्या मैंने बोला? एक टेरिडोफाइट जिसमें पर्ण है। मैंने बोला ये दीर्घ पर्ण है। पर्ण का आकार तने से बड़ा है। ठीक है सर। और ये जो पर्ण जो ये कायिक पर्ण है ही नहीं। इस पादप में कायिक पर्ण ही नहीं मिल रही है। क्या मिल रही है? सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रही है? बीजाणु पर्ण होती है। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं बीजाणु पर्ण दोनों
दोनों कार्य कर सकती है, कायिक पर्ण का भी कार्य कर सकती है और खुद का तो कार्य कर ही रही है, जनन भी कर रही है, यानी कायिक पर्ण की जरूरत ही नहीं है। हटाओ, मारो गोली कायिक पर्ण को, सारा काम ही बीजाणु पर्ण कर रही है, कायिक पर्ण की जरूरत नहीं है। यानी इस पादप में सारी पर्ण कैसी है, बीजाणु पर्ण है और सभी पर्ण पर बीजाणु धानी भी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि किसी पर बीजाणु धानी नहीं मिल रही, नहीं, सभी पर बीजाणु धानी मिल रही है। यस, ये यूनिक करेक्टर था किसका मेरे भाई, फर्न का, इस समूह के पादपों का। बताएं, समझ में आ गया? चलें आगे, एक आखिरी बिंदु बेटा, इस समूह के कुछ, ध्यान से सुनना, इस समूह में कुछ पादपों में बीज भी उत्पन्न हुए थे। कुछ पादपों में बीज जैसी संरचनाएं उत्पन्न हुई थी। कुछ बीज जैसी संरचनाएं उत्पन्न हुई थी, जैसे आपका टेरिडियम, जैसे टेरिडियम, ये एक ऐसा पादप है, ये एक ऐसा फर्न है जिसमें बीज जैसी संरचनाएं मिलती हैं। अब आप इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ये हमने टेरिडोफाइट पढ़ा, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, फिनेरोगेम्स। फिनेरोगेम्स में क्या मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना, जिनमें बीज मिलते हैं, और इन्हीं के बाद आए हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं से, टेरिडोफाइट से कौन आए हैं, जिम्नोस्पर्म। और टेरिडोफाइट का आखिरी समूह कौन है, टेरोप्सिडा, जिसके अंदर कौन रखे गए हैं, फर्न। कुछ फर्न में बीज जैसी संरचना मिली, यानी इनसे उत्पत्ति हुई है किसकी, जिम्नोस्पर्म की। आया समझ में? क्लियर है? लास्ट बिंदु मेरे भाई, 5 तो हो गए हैं, एक आखिरी बिंदु, और वो है एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना। एजोला, याद रखना। दूसरा मेरे भाई टेरिडियम, दूसरा उदाहरण भूल मत जाना, कौन, टेरिडियम। तीसरा मार्सिलिया, चौथा भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट, साल्विनिया। साल्विनिया याद रखना, ठीक है। और आखिरी, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिएंटम, ठीक है, एडिएंटम। इसको याद रखना, इसको ना हम चलायमान फर्न बोलते हैं। देखिए फर्न ये सारे ही हैं, ये सारे के सारे फर्न हैं। पर्टिकुलरली एडिएंटम को हम चलायमान फर्न बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं वॉकिंग फर्न। अब आप बोलेंगे क्या ये चलती है सर, क्या ये चलती है? मैं बोलूंगा नहीं, ये चलती नहीं है, ये चलती नहीं है। फिर इसको चलायमान फर्न क्यों बोला? क्योंकि बेटा ये ना बहुत ही कम समय में फैल जाती है। जैसे मैंने यहां पर उगाई है ना, 4-5 दिनों में ये पूरा कमरा घेर लेंगी, तो ऐसे लगेगा कि भैया ये फटाफट चल करना इन्होंने घेर लिया है कमरा। इसीलिए इनको हमने बोला है क्या, चलायमान फर्न। चलती नहीं है, फैल जाती, कम समय में, बहुत कम समय में ये जल्दी से फैल जाती है, इसीलिए एडिएंटम को हम बोलते हैं क्या, चलायमान फर्न। अब आप मुझे बताएं, क्या 5 उदाहरण एजोला, टेरिडियम, मार्सिलिया, साल्विनिया, एडिएंटम याद हो जाएंगे फर्न के? करने तो पड़ेंगे। अब ये है बेटा जी आपका क्या, फर्न। इस तरीके से होती है बेटा जी आपकी क्या, फर्न। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, भूलना नहीं है। ये थे बच्चों क्या, टेरोप्सिडा के अंतर्गत आने वाले फर्न। और इसी के साथ बच्चों हमने खत्म किया है पूरा टेरिडोफाइट। आई होप आज की जितनी भी सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, सारी आप पढ़ेंगे विद फुल कंसंट्रेशन, विद अपने नोट्स। ठीक है, अब कई बच्चे बार बार पूछते सर नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए। मैं थक गया हूं बता के, एक बार और फिर से बता देता हूं। एक चैप्टर
कि मान लेते हैं कितने 10 से 15 लेक्चर, एक चैप्टर के 15 लेक्चर, ठीक है। एक लेक्चर एक पन्ने पे उतार लो, एक पन्ने पे सारा उसका जो सार जो है, सारा सार एक पन्ने पर उतार लो, उतार लिया आपने। अब जरा सोचिए, एक चैप्टर के कितने लेक्चर, 15 लेक्चर, यानी 15 पन्ने। आपके पास 15 पन्नों में एक चैप्टर तैयार। अब जब मन करा बीच में 1-2 महीने बाद उस चैप्टर को खोला, वापस से रिवाइज कर लिया, फिर कभी 2-3-4 महीने बाद फिर एक बार वापस उठाकर खोल लो, तो बार बार रिवाइज करो। तो सोचिए 15 पन्नों में आपका एक चैप्टर खत्म नहीं कर सकते। मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, रास्ता ही तो दिखा रहा हूं, ऐसे ही तो रास्ता होता है दिखाने का काम। चलिए जी, अभी समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का, सोच समझ कर करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट, दीर्घ पर्ण का उदाहरण, दीर्घ पर्ण का उदाहरण पूछा, दीर्घ पर्ण का, सिलेजिनेला, फर्न, मार्केंशिया, कॉन्ड्रस। सोच समझ कर लगाइएगा, गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। सिलेजिनेला, फर्न, मार्केंशिया, कॉन्ड्रस। चलिए जी, दूसरा प्रश्न, टेरिडोफाइट का सबसे बड़ा समूह कौन सा था? टेरिडोफाइट का सबसे बड़ा समूह, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। सबसे बड़ा समूह कौन सा है? जल्दी से बताइए, ये तो अभी अभी ताजा ताजा पड़ा है, बता देंगे। सबसे बड़ा समूह टेरिडोफाइट का कौन सा था? एक और प्रश्न बच्चों, जंगल में आग का मुख्य कारण, जंगल में आग का मुख्य कारण कौन है? सिलेजिनेला, इक्विसीटम, मार्केंशिया, कॉन्ड्रस। जल्दी से बताइएगा। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते बेटा जी। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा यहां पर, दीर्घ पर्ण का उदाहरण। पहली बात, सिलेजिनेला जो था ये लघु पर्ण का उदाहरण था, याद करिए, बताया हुआ है, लाइकोप्सिडा में था। याद करिए, मैंने जब लघु पर्ण और दीर्घ पर्ण बताए थे तो इसे मैंने लघु पर्ण का उदाहरण बताया था, और फर्न जो थी इसको मैंने बताया था दीर्घ पर्ण का उदाहरण। और अभी अभी पढ़ा है, फर्न है क्या, दीर्घ पर्णी तो होती है, अभी अभी तो पढ़ा है ताजा ताजा। आंसर बी। दूसरा प्रश्न था, टेरिडोफाइट का सबसे बड़ा समूह, अभी अभी लास्ट में देखा है, सबसे आखिरी वाला समूह कौन सा पड़ा था? नाम में सोचो, टेरिडोफाइट, टेरोप्सिडा, नाम मिलता जुलता है, टेरोप्सिडा। सबसे बड़ा समूह था, फर्न रखी जाती थी, सबसे ज्यादा पादप इस समूह में आते हैं, सिंपल सा था। तीसरा, जंगलों में आग का मुख्य कारण, एक ही उदाहरण बताया था आपको, एक ही उदाहरण बताया था, स्फिनोप्सिडा वर्ग का कौन? इक्विसीटम, जिसकी पर्ण में तने में मिल रही थी सिलिका, जिस टकरा रहे थे और आग लग रही थी, बताया, सिंपल सी चीज थी। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा जी हमने किया है क्विज समाप्त, और इसी के साथ हमने किया है टेरिडोफाइट खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी बच्चों? जिम्नोस्पर्म की। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, और जल्दी खत्म करने वाले हैं अब ये चैप्टर का। अब दो ही चीज है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।